प्रिय बच्चों, मैं शैलेंद्र सिंह, सहायक अध्यापक, सुखदेव इंटर कॉलेज खागा, जनपद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, पुनः ऑनलाइन कक्षा में अध्यापन हेतु आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज कक्षा 10 के जैव प्रकरण के अंतर्गत श्वसन तंत्र का वर्णन करेंगे। पिछले टर्म में हमने पोषण, पाचन, रुधिर तथा रुधिर परिवहन तंत्र का क्रमशः अध्ययन किया था। आज हम श्वसन तंत्र का अध्ययन करेंगे। प्रिय बच्चों, श्वसन क्या है? पहली चीज है श्वसन, फिर उसके बाद है तंत्र, सिस्टम। तो श्वसन क्या है? हमें जो जैविक क्रियाएं करनी है उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमको कहां से प्राप्त होती है? जो हम भोज्य पदार्थ लेते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम श्वसन क्रिया कहते हैं। तो श्वसन विभिन्न जीवों में अलग अलग अंग पाए जाते हैं। श्वसन अंग जैसे श्वसन अंग के रूप में बुकलंग, ट्रैकिया, गिल्स तथा हम लोगों में फुफ्फुस या फेफड़े पाए जाते हैं। तो हम लोगों को जो अध्ययन करना है हाई स्कूल के जो सिलेबस में है वो है मनुष्य के श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें हमको क्या करना है? मनुष्य के श्वसन तंत्र में हमको इनके फेफड़ों का चित्र बनाना है और इसकी क्रियाविधि का वर्णन करना है। श्वसन बड़ी लंबी प्रक्रिया है। कहने के लिए साधारण हमने 2 शब्दों में कह दिया, लेकिन वास्तव में यह एक लंबी प्रक्रिया है। प्रिय छात्रों, श्वसन अंग हमने ब्लैक बोर्ड में समय अभाव के कारण पहले से बना रखा है ताकि आपका समय अधिक न लगे। श्वसन सांस है तब तक आस है, एक बहुत बड़ी कहावत है। और इस समय पर आप देख रहे हैं कोविड-19 के कारण संपूर्ण विश्व इस महामारी, वैश्विक महामारी से परेशान है। और यह कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? हमारा यह श्वसन तंत्र ही प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण लगभग आज की डेट तक 2 लाख के ऊपर मनुष्यों की मृत्यु हो चुकी है। अमेरिका जैसे विकसित देश में बहुत बड़ी महामारी आ चुकी है। हम इस पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि श्वसन तंत्र से संबंधित है, इसलिए इसकी भी चर्चा करेंगे। तो श्वसन 2 प्रकार का है, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पहले हम श्वसन अंगों की चर्चा कर लें। हमने जो इस चित्र बनाया है, इस चित्र को आप देखें, यह मनुष्य का चित्र है। जहां तक आवश्यकता है वहीं तक चित्र की हमने बनाया है। हमारा ये शरीर है, नासा छिद्र से लेकर नासा गुहा, नासा गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद जो है आपकी ये कंठ है, कंठ के बाद श्वास नली, श्वास नली फिर दोनों फेफड़ों में श्वासनिकाओं में चली जाती हैं। और यह श्वासनिकाएं अपने अपने और छोटी नलिकाओं में बढ़ती हैं, फिर उप शाखाओं में बढ़ती हैं और अंत में छोटी छोटी सूक्ष्म इस प्रकार से इसमें ब्रोंकाइज बन जाती है। इस प्रकार से कोशिकाएं होती हैं, कूपिकाएं जिनको कहते हैं। और यह कूपिकाएं एक जो है स्वस्थ मनुष्य के अंदर लगभग 15 करोड़ की संख्या में पाई जाती है। तो यहाँ देखें, ये हमारे जो मनुष्य के इस चित्र का वर्णन है। यहाँ पर ये देखिए, नाक के पास ये क्या है? नासा गुहा, नासा छिद्र है और नासा छिद्र के पास से नासा गुहा है। इसी नासा मार्ग से नासा गुहा, नासा गुहा के बाद ये ग्रसनी है, ग्रसनी के बाद यहाँ पर कंठ है, कंठ के बाद ये श्वास नली है और श्वास नली फिर श्वासनिकाओं में बट जाता है। देखिए 2 भागों में बट गया और 2 भागों के बाद फिर इसकी उप शाखाएं बढ़ती हैं, फिर उप शाखाएं से और उप शाखाएं बढ़ती हैं और अंत में छोटी छोटी जो है शाखाओं में बढ़कर कूपिकाओं में इनका सीधे संपर्क हो जाता है। और यहाँ पर केशिकाओं का जाल बिछा रहता है। केशिकाएं मैंने पिछले टर्म में जब रुधिर परिवहन तंत्र बताया था तब आपको अवगत किया था। केशिकाओं का आशय है धमनी और शिराओं का जो महीन जाल है उसे केशिकाएं कहते हैं। क्योंकि यहाँ हमारे फेफड़े में, फुफ्फुस में क्या है, हमारा रक्त जो है अशुद्ध आता है और शुद्ध होकर जाता है।
तो पहले आप देख रहे हैं ये हमारी जो है नासा क्षेत्र, देखिए नासा मार्ग है, नासा मार्ग से होकर ये नासा गुहा है। नासा गुहा के बाद यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ग्रसनी है, ग्रसनी के बाद यहाँ कंठ है जिसे कहते हैं लैरिंक्स, श्वास नली है, ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, पूरी ट्रैकिया है। फिर ट्रैकिया के बाद श्वासनिया है, ब्रोंकाइल्स है, और ब्रोंकाइल्स जो है फिर छोटी छोटी अन्य शाखाओं में विभाजित होकर हमारे जो कूपिकाएं हैं, एयर सैक्स हैं, उनमें पहुंच जाती है। अब हृदय हमारे जो वक्ष गुहा है, यह वक्ष गुहा है। वक्ष गुहा हमारा किसका बना हुआ है? अस्थि पिंजर का बना हुआ है। आगे स्टर्नम है, पीछे हमारी जो है रीढ़ रज्जु है, और बगल से हमारी साइड में क्या है? रिब्स हैं, ये पसलियां हैं, और पसलियों से इस प्रकार से अस्थि पिंजर बन जाता है। और इस अस्थि पिंजर में जो ये पूरा स्थान है, नीचे डायाफ्राम है, इस डायाफ्राम के नीचे हमारा उदर गुहा है, ऊपर वाला हिस्सा वक्ष गुहा कहलाता है। इस वक्ष गुहा को अस्थियों के द्वारा सुरक्षित रखते हैं, और इसके अंदर पाया जाता है, मैंने रुधिर परिवहन तंत्र में आपको बताया था। हृदय जो एक कोमल संरचना है, जो रुधिर परिवहन तंत्र का प्रमुख भाग है, वह स्थित होता है बीचों बीच से थोड़ा सा बाएं तरफ। कुछ अपवाद भी है, दाएं तरफ भी होता है, लेकिन जो है उनकी संख्या नॉमिनल है, तो बाएं तरफ स्थित होता है। और इसी हृदय के पार्श्व भाग में, ये हृदय है बीच में, हृदय के पार्श्व भाग में, बगल में, दोनों तरफ से पूरे क्या हैं? फेफड़े होते हैं। दो फेफड़े पाए जाते हैं, दायां तरफ और बाएं तरफ। ये दाएं तरफ है, ये बाएं तरफ। चूंकि बाएं तरफ हृदय होता है तो हृदय में वो स्पेस लेता है, इसलिए बाएं तरफ का फेफड़ा छोटा होता है, दाएं तरफ का फेफड़ा बड़ा होता है। इसमें 3 लोब हैं, 1 2 3। ये 3 लोब का होता है और ये 2 लोब का होता है। कभी प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है, तो बहुत कॉमन सेंस लगाना है आपको, क्योंकि बाएं तरफ हृदय होता है, जगह तो उतनी ही है, और जब उतनी जगह है तो बाएं तरफ जब फेफड़े के साथ हृदय भी है, तो बायां वाला छोटा हो जाएगा और दायां वाला बड़ा होगा। 3 लोब का दाएं तरफ और 2 लोब का बाएं तरफ। इस तरह से यह हमारे फेफड़े की संरचना है। यह फेफड़ा जो होता है, ये प्लूरल गुहा में ढका रहता है। दोहरी झिल्ली से बना हुआ ये प्लूरल गुहा है, और उस प्लूरल गुहा के अंदर सुरक्षित होता है। ये दोहरी परत की बनी हुई प्लूरल जो है मेम्ब्रेन होती है, और इसी के अंदर होता है क्या? तरल पदार्थ, तरल द्रव भरा रहता है, जो इस फेफड़े को जो है अब सुरक्षित रखता है। और कहीं कहीं क्या होता है, इसी प्लूरल गुहा के अंदर जब उस तरल पदार्थ का जो है मात्रा बढ़ जाती है, तो प्लूरेसी नामक रोग हो जाता है। प्लूरेसी नामक रोग हो जाता है। तो मेरे समझ से श्वसन अंग आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पीछे ग्रीवा कशेरुकाएं हैं। ऊपर सबसे पहले होती है ये, यहाँ पे खोपड़ी लगी होती है, एटलस होती है, और ये एटलस और हमारी जो है कपाल गुहा पूरी किस संधि से जुड़ी होती है? खूंटेदार संधि से। इस प्रकार से खूंटेदार संधि से बनी होती है। एटलस के बाद पहली है एटलस, उसके बाद चौथी, पहली दूसरी तीसरी चौथी, चौथी से शुरू होके ये देखिए हमारा जो कंठ है, चौथी पांचवी छठवीं, इनमें जाके स्थित होता है। और ये कंठ जो होता है 2 जोड़ी स्नायुओं से बने जो है स्वर रज्जुओं से बना होता है, लगभग तिकोने आकार का, और इसी से जो है स्वर जो हमारा निकल रहा है, ये जो हमारा कंठ जिसको कहते हैं, कंठ जैसे निर्माण करता है, ये इसी जो है स्नायुओं का बना होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमें चर्चा किसकी करनी है? फेफड़े की। तो फेफड़े में अंतिम जो संरचनाएं होती, छोटी छोटी कूपिकाएं होती हैं। जो छोटी छोटी कूपिकाएं होती हैं, जब ऑक्सीजन हम लेते हैं वायुमंडल से, वायु लेते हैं, ऑक्सीजन क्या लेते हैं? वायु लेते हैं। तो वायु में 78 समथिंग कार्बन जो है नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। ये हम इस नासा छिद्र से लेते हैं। और इस नासा छिद्र में देखिए, नासा गुहा में जो होता है, ये है जो बनी होती है, इसमें ये देखिए नासा छिद्र है, नासा छिद्र के बाद नासा गुहा है, नासा गुहा के बाद जो है ये
हमारी क्या कहते हैं, ग्रसनी है, ग्रसनी के बाद कंठ है, कंठ के बाद हमारी श्वास नली जो वक्ष गुहा में जाके खुलती है, और वही जो है श्वास नली फिर दो भागों में विभाजित हो जाती है। श्वसनिकाएं ये देखिए वक्ष गुहा में जाके दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो फेफड़े क्या है, ये हृदय के पार्श्व भाग में स्थित गुलाबी रंग के कोमल स्पंज के आकार के, ठीक है, स्पंजी होते हैं, ठोस लचीले, देखा होगा लचीले, आप जितने वायु भरेंगे तो लचीलापन है, इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो घटते और बढ़ते रहते हैं। लचीले अंग होते हैं जो दोहरी झिल्ली की बनी हुई, मैंने बताया नहीं यहाँ, प्लूरल गुहा जो है प्लूरल गुहा के अंदर स्थित रहते हैं। इसमें तरल भरा रहता है जो इस फेफड़े की सुरक्षा करता है। इस तरल के आवश्यकता से अधिक होने पर प्लूरोसी रोग मैंने आपको बता दिया है। साथ ही प्रत्येक फेफड़ा कई पिंडों को बना है, 2 पिंड बायां और 3 पिंड दायां। इतनी बात समझ में आ गई। इन फेफड़ों में पहले से लगभग 2300 मिली 2300 मिली वायु भरी रहती है। सामान्य अवस्था में 500 मिली वायु ग्रहण करते हैं। जो ले रहे हैं कितनी मिली, 500 मिली सामान्य स्थिति पे। लेकिन जब अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करने पर हम लोग 2300 मिली वायु भरी जा सकती है, ली जा सकती है वायुमंडल से। देखा होगा मिलिट्री की भर्ती, पुलिस की भर्ती में कहते नहीं सीना फुलाइए, तो सीना फुलाने में क्या है, आप फेफड़े में क्या भरते हैं, वायु भरते हैं। तो वायु भरने से क्या होता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। 5 सेंटीमीटर चेस्ट को फुलाना होता है तो उसमें क्या होता है, इसकी इतनी क्षमता होती है, ये लगभग 100 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल बनाती है हमारे फेफड़े। दोनों फेफड़े लगभग 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। उस क्षेत्रफल के बढ़ने से क्या होता है, हमारे जो रिब्स हैं उनमें तनाव पड़ता है और ये जो है फूल जाते हैं। बात समझ में आपके आ रही होगी। अब यहां तक की चर्चा हो गई, ये डायाफ्राम है। अब श्वसन की क्रिया में एक तो फिजिकल श्वसन है, क्या है, सांस को जो है वायु को हमने फेफड़े में ग्रहण किया और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दिया। तो यह है श्वासोच्छ्वास की क्रिया, ब्रीथिंग, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन माने ऑक्सीजन को फेफड़े में ले जाना और एक्सपायरेशन माने कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ना। ये 2 प्रक्रियाएं आती हैं हमारी ब्रीथिंग में। ब्रीथिंग माने श्वास लेना, इसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन 2 प्रक्रियाएं हैं। तो इनको दोनों को मिला के ब्रीथिंग कहते हैं। ऑक्सीजन को वायु को फेफड़ों में ले जाना इंस्पायरेशन, और फेफड़े से वायु कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को वायुमंडल में छोड़ना एक्सपायरेशन। इसमें देखिए कैसे प्रक्रिया होती है। जब ये डायाफ्राम है, जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, ग्रहण करने में क्या होता है, डायाफ्राम नीचे जाता है और फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है। तो अपने आप ये ऑक्सीजन यहां से खींच के इन फेफड़ों में पहुंच जाता है। जो एयर सैक्स हैं या कूपिकाएं हैं उनमें जाके वायु भर जाती है। जैसे आपने देखा होगा ड्रॉपर को आप दबाइए तो उससे क्या होगी, वायु निकल जाएगी। ड्रॉपर को छोड़िए तो अपने आप वायु अंदर प्रवेश कर जाएगी। बिल्कुल उसी प्रकार से हमने खींचा तो ये हमारा डायाफ्राम नीचे गया, सीने का जो हमारा वक्ष हुआ इसका आयतन बढ़ा तो हमारे फेफड़ों को आसानी से वायु खींचने के लिए जगह मिल जाती है। और जब छोड़ा तो क्या हुआ, डायाफ्राम ऊपर गया। ये डायाफ्राम जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, ऊपर जाने पर फेफड़ों में दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने से इनके अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। तो यह प्रक्रिया हो गई ब्रीथिंग की, श्वास लेने की प्रक्रिया, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। यहां तक मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है श्वास में हम लेते क्या है, वायु लेते हैं। वायु में मिक्सचर है, वायु एक जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन है 78 पॉइंट ही ले लीजिए,
कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और ऑक्सीजन 21%। मुख्य हमारी जो गैस है वो क्या है? ऑक्सीजन है। 21% ऑक्सीजन हम लेते हैं वायु के साथ। इंस्पायरेशन में फेफड़े में जाती है और फेफड़े में पहुंचती है, इस मार्ग से फेफड़े में पहुंची। फेफड़े की वायु जो कूपिकाएं हैं इनमें पहुंचती है। और किस प्रकार से इन कूपिकाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्रमशः जो है निकलना होता है, तो इस चित्र के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। इसको देखिए, ये कूपिकाएं हैं, दिखाई दे रही हैं, ये कूपिकाएं हैं। एक कूपिका का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये आपकी कैपिलरीज हैं, जो आपकी केशिकाएं हैं। केशिकाओं से देखिए ये अशुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है और ऑक्सीजन युक्त, ये देखिए लाल कलर का है जो ऑक्सीजन युक्त है, शुद्ध ऑक्सीजन युक्त है, शुद्ध जो आपका रक्त है ये जाता है। तो ये क्या करता है, कैपिलरीज में ये जाके यहाँ पर मिक्स होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें डिफ्यूज कर जाती है और ब्लड जो है अशुद्ध हो जाता है। डिफ्यूज कर रही है और डिफ्यूज करके का ऑक्सीजन क्या होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज करती है ब्लड के अंदर। ये ब्लड के अंदर वो करके और ब्लड को शुद्ध कर देती है। ठीक है, तो यहाँ ये ब्लड से निकलती बाहर होती है, ये ब्लड में जो है डिफ्यूज होती है, यानी कि विसरण के द्वारा ये जल क्या कहते हैं रुधिर में घुलती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में डिफ्यूज जो क्या कहते हैं फेफड़े में बाहर आती है कैपिलरीज में, जिसमें क्या कहते हैं आपके एल्वोल्यूल्स में यानी कि कूपिकाओं में बाहर आती है। तो ये हो गया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़े में विसरण के द्वारा आना और जाना। और जब कार्बन डाइऑक्साइड आती है फिर उसके बाद जब एक्सपायरेशन करते हैं तो फेफड़े के द्वारा वायु में। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा कंज्यूम होती है ये अवश्य जानने की बात है। यहाँ 21% हम ऑक्सीजन लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो 17% लगभग ऑक्सीजन उस वायु में रहती है जो हम छोड़ते हैं, अर्थात लगभग 4% हम कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन की श्वसन की क्रिया में। अब यहां तो हो गई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की आदान प्रदान की। अब बात आती है आगे श्वसन। जो ऑक्सीजन हम फेफड़े में ले गए, फेफड़े में पहुंचकर ऑक्सीजन घुलती किसमें, हमने पिछले टर्म में बताया था, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में घुलित और वर्णक है, पिछले टर्म बताया था। हीमोग्लोबिन जो है क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए वर्णक है। यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो हमें श्वसन में दिक्कत आएगी, श्वसन क्रिया प्रभावित होगी। तो अब हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित करके ऑक्सीजन को रुधिर परिवहन तंत्र, जैसा कि आपको दिया, फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से पुनः फेफड़े में पहुंचती है और फेफड़ा जब पंप करता है, मैंने बताया था डायस्टोल सिस्टोल, ये अलिंद है और नीचे निलय है। दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय। ये आपका हृदय है, रफ डायग्राम है, जल्दी से बना रहा हूं। ये मान लीजिए क्या भाग हो गए, 4 भाग हो गए। 4 भाग में ये अलिंद हो गए 2 और ये 2 निलय हो गए, ये निलय हो गए। ठीक है, यहाँ पर वाल होते हैं। ये यहाँ से अग्र महाशिरा पश्चिम महाशिरा से अशुद्ध रक्त आता है और आपके जब यहाँ पर ये अलिंद जो है क्या करते हैं, प्रकुंचन करते हैं, तो निलय अनुशीतलन करते हैं। इस स्थिति में ये रुधिर यहाँ से त्रिवलन कपाट के द्वारा चला जाता है दाएं निलय में। दाएं निलय में तो जब निलय का प्रकुंचन होता है, यहाँ अनुशीतलन होता है, तो जब निलय प्रकुंचन करता है तो यहाँ से ये जो रुधिर है ये पहुंचता है फुफ्फुस धमनी में और फुफ्फुस धमनी से फेफड़ों में पहुंचता। मैंने उस टर्म पिछले टर्म में आपको अवगत कराया था, फेफड़ों में पहुंचता है और यहाँ फेफड़ों में पहुंच के वही जो है
कूपिकाओं में जाके किस प्रकार से डिफ्यूजन करता है और ये डिफ्यूज कर जाता है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वापस करके फेफड़े के माध्यम से बाहर वायुमंडल में छोड़ दिए जाते हैं। अब ऑक्सीजन जो पहुंचा किस रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। अब रुधिर ने पंप किया, अब शुद्ध होके आया, ये फेफड़े से शुद्ध होके किसमें आया, फुफ्फुस शिराओं में, फुफ्फुस शिरा से आया बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से द्विदल कपाट के द्वारा कहाँ आया, बाएं निलय में, और बाएं निलय से महाधमनी, और महाधमनी से अग्र महाधमनी और पश्चिम महाधमनी में पहुंचकर शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त जाता है जो ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है। वही ऑक्सीजन युक्त जाके ब्लड सेल्स में पहुंचता है, कोशिकाओं से पहुंचा कहाँ, अंगों में पहुंचा, अंगों से ऊतकों में पहुंचा, ऊतकों से प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचा। पाचन क्रिया मैंने आपको बताई थी, पाचन क्रिया में पचा हुआ भोज्य पदार्थ भी ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंच जाता है। और किसका ऑक्सीकरण होता है, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज में अब ऑक्सीजन पहुंच गई प्रत्येक कोशिका तक, ऊतकों तक, तो यहां पर ऑक्सीजन पहुंचती है और ये ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जलवाष्प। एक दिन में लगभग 400 ml जल H2O हम श्वास क्रिया के द्वारा वायु के साथ छोड़ते हैं, ये भी जानने की बात है। बनता क्या है, H2O। यहां पर इसको समीकरण को बैलेंस कर लीजिए, 6CO2 प्लस 6O2 प्लस 6CO2, ठीक है, ये बन गया और जल बनेगा 6H2O। ये समीकरण बैलेंस हो गई। तो क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब श्वसन में हमने आपको बताया था श्वसन क्रिया भी, अब इसमें दो प्रोसेस होंगी। श्वसन क्रिया कहां होगी, यहां से कोशिकाओं में पहुंचा, ये कोशिका है, मान लीजिए पादप कोशिका है, ये पादप कोशिका है, या जंत कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो यहाँ पर पादप कोशिका में ये सेल हो गई, ये केंद्रक हो गया और इसमें अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये श्वसन क्रिया कहां पर होती है, कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर ये क्या है, कोशाद्रव्य है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर डिफ्यूज हुई, क्या पहुंची, O2, और ये O2 क्या करती है, यहां पर पहुंचकर पहले ग्लूकोज को पाइरुविक एसिड में बदला जाता है, जिसे कहते हैं, दो स्टेप होती है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का एक अणु पाइरुविक अम्ल के दो अणुओं में बदलता है। दो अणु काहे में बदलते हैं, पाइरुविक एसिड, ठीक है। जब पाइरुविक एसिड बन जाता है, यह क्रिया ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहां होती है, कोशिका द्रव्य में। और जब कोशिका द्रव्य में यह पाइरुविक एसिड बन जाता है, तो यह पाइरुविक एसिड फिर प्रवेश करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, पृष्ठी है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्रिस्टी है, ये ऑक्सीसोम है, इसके अंदर जो तरल भरा होता है इसे कहते हैं मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर फिर दूसरी प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था, वर्णन किया, उन्हीं के नाम पर इसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल। इतना आसान नहीं है, ग्लाइकोलिसिस काफी लंबी प्रोसेस है, क्रेब्स चक्र भी काफी लंबी प्रोसेस है, कई एंजाइम्स इसमें लगते हैं, श्वसन एंजाइम। उसके बाद ये प्रक्रिया यहां तक पहुंचती है। इन दोनों चीजों को पढ़ाने के लिए एक पीरियड कम से कम और चाहिए। हाई स्कूल स्तर में इतना डिटेल में नहीं है, अगले टर्म में मैं इसको भी बता दूंगा। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के बाद जो है ये टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल, जो अभी मैंने पहले रिएक्शन लिखी थी संक्षेप में, तो वो बनती है और वायुमंडल में ये जो फेफड़े में पहुंचा, फिर रुधिर परिवहन के द्वारा दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से दाएं निलय में, दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी से फेफड़े में पहुंचता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन के
रूप में, और वहां जाके ये देखिए ये पहुंची डीऑक्सीजनेटेड यानी कि अशुद्ध रक्त काले रंग में है जो अशुद्ध रक्त है, और लाल रंग का शुद्ध रक्त है। और ये जो है डिफ्यूज होता है, यानी कि विषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाता है, रक्त से डिफ्यूज होकर कहां पहुंच जाता है, कूपिकाओं में, और कूपिकाओं के द्वारा फिर उसी मार्ग से जो है यहाँ पर आप देखिए श्वासनिकाएं हैं, फिर श्वास नली है, श्वास नली से होके बाहर हमारे नासा क्षेत्र के द्वारा, नासा गुहा से होते हुए नासा क्षेत्र में बाहर निकाल दिया जाता है। एक चीज और बताने के लिए रह गया, यहाँ पे ये जो हमारी नासा गुहा ये दिखाई दे रही है, ये टर्बाइनल अस्थियों की बनी होती है, टेढ़ी मेढ़ी, और गुहा बनाती है, टर्बाइनल अस्थियों की बनी होती है, और इसी अस्थि में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो म्यूकस बनाती है। म्यूकस जानते होंगे, लिसलिसा तरल जो नाक से निकलता है उसे कहते हैं म्यूकस, और साथ में यहाँ पे रोम भी निकले रहते हैं। इसका म्यूकस का कार्य क्या है, जब हम वायु श्वास के रूप में लेते हैं तो म्यूकस जो होता है वो धूल, जीवाणु तथा अन्य रोगाणुओं को वही चिपका लेता है, फेफड़े तक पहुंचाने नहीं देता है, ये म्यूकस का कार्य है। तथा वायुमंडल की जो वायु आती है, टेम्परेचर कम हो जाड़े में या गर्मी में अधिक हो, उसको टेम्परेचर को नियमित करती है, बड़ा बैलेंस करके फेफड़े तक भेजने का कार्य करती है। इतनी चीज छूट गई थी, मैंने अभी बताई। तो मेरे समझ से आपके बात समझ में यहां तक आ चुकी होगी। अब हम लोग चर्चा करेंगे कुछ फेफड़े से श्वसन संबंधी कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे जब आपका अभी चल रहा है कोविड-19 में जो कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, ये भी श्वसन अंग को ही प्रभावित कर रहा है। आपने पहले भी देखा होगा, विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, कुछ कवक से है, जैसे अस्थमा हो जाता है, ठीक है, अस्थमा का होता है, कवक से है। सामान्य सर्दी जुकाम, रीनो वायरस से जो सर्दी जुकाम होती है, सामान्य रूप से देखा होगा, अक्सर सर्दी होती छींकते हैं और उसकी ड्रॉपलेट्स जो जाती हैं वो सामने वाले किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ती हैं तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, उसको भी जुकाम हो जाती है। टीबी आपने बहुत देखा होगा, लगभग 2025 तक और 30 तक भारत का ये संकल्प है कि हम अपने देश से टीबी के मर्ज को खत्म कर देंगे। ये भी असाध्य रोग था। टीबी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के द्वारा टीबी होता है, क्षय रोग, जो फेफड़े को क्षतिग्रस्त कर देता है। जब ज्यादा स्थिति खराब होती है तो फेफड़े से जो है खांसी आती है, खांसी के साथ ब्लड आने लगता है, और सही समय पर इलाज न हुआ तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सांस लेने में देखिए प्रॉब्लम कब होगी, जब हीमोग्लोबिन की मात्रा पर्याप्त होगी। ऑक्सीजन का परिवहन कार्बन डाइऑक्साइड का कौन करता है, हीमोग्लोबिन। स्वस्थ मनुष्य में 15 ठीक है 15 मिलीग्राम प्रति 100 ml जो है मात्रा होती है, क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन की। और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। अब हाइपोक्सिया जो है एक है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हमको पर्याप्त नहीं, जैसे पहाड़ी वाले क्षेत्र में आप चढ़ रहे हैं, वहां पर वायु दाब कम है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये प्रॉब्लम होती है। या कहीं आप ऐसी जगह है जो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में आपको प्राप्त नहीं हो रही हो, तो इसे कहते हैं हाइपोक्सिया। एनीमिया दूसरा है। एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी कम हो जाती है, लाल रक्तकणिकाएं कम हो जाती हैं, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन कम होगा, सांस उखड़ने लगती है, कमजोरी कहते हैं, काफी कमजोर हो गया, एनीमिया हो गई है। और जब वायुमंडल में आपके पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी तो इसे क्या कहते हैं, एस्फिक्सिया। इसमें भी उल्टा है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन कम मिल रही, इधर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। आपने निमोनिया का भी नाम सुना होगा। निमोनिया जो है डिप्लोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसमें भी फेफड़े हमारे जो है बच्चों के या हमारे किसी भी को भी हो सकता है, ये जाम कर देते हैं। सही समय पर इलाज न हुआ तो निमोनिया से भी
जो है बहुत घातक मर्द है, इससे भी मृत्यु होती है। इसका जिस प्रकार से निमोनिया का कार्य है, इसी तरह से कोरोना वायरस का, कोविड का भी काम है। कोरोना वायरस में आपने देखा होगा काफी प्रचार प्रसार आ रहा है, इसका कोई भी अभी इलाज नहीं है। केवल विषाणु जो है, देखा होगा विषाणु क्या है, ये विषाणु है, ठीक है। ये डीएनए है, प्रोटीन का आवरण है। ये डीएनए विषाणु है, आरएनए विषाणु, ये क्या है, आरएनए विषाणु। इसमें प्रोटीन का आवरण हो या लिपिड का आवरण हो, ये आरएनए विषाणु है, ये डीएनए विषाणु है। और ये विषाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये हमारे जो है छुपे हुए दुश्मन हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, जीवाणुओं को हम देख नहीं सकते, और ये संक्रमण एक दूसरे से फैलता है। संक्रामक रोग जीवाणु और विषाणु से काफी मात्रा में फैलते हैं। तो विषाणु जो है, ये आरएनए विषाणु है। जो कोविड-19 कोरोना वायरस की बात करें, वो आरएनए विषाणु है। इसमें बाद में आने पर लिपिड, जैसे कि प्रचार किया जा रहा है कि हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धोएं। हाथ को धोने का मतलब है, जब कहीं आपके मान लीजिए आरएनए विषाणु है और उसके ऊपर बाहर लिपिड की लेयर है, और लिपिड की लेयर क्या होती, वसा है, और ये वसा क्या होती, तेल में घुल जाती है। 20 सेकंड तक आप अच्छी तरह से जब साबुन से धोएंगे तो उसमें क्या होगा, ये वसा की जो लेयर है वो निकल जाएगी और आरएनए जो है बाहर हो जाएगा, और इस प्रकार से ये विषाणु जो है नष्ट हो जाएगा और हमें इससे सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए बचने के लिए बहुत बड़ी चीज है, आप अभी कुछ चर्चा बीच में टीबी की बात कर रहे थे। इसके अलावा प्रदूषण से भी एम्फाइसीमा होता है, जो वायुमंडल में प्रदूषण है, उससे क्या होता है, हमारे जो कूपिकाएं हैं उनमें जो लचीलापन होता है, चाहे चोक कर देती है तो उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। फेफड़े का कैंसर है, जो लोग धूम्रपान करते हैं, काफी प्रचार किया जाता है कि तंबाकू का सेवन न करें। तो तंबाकू के धूम्रपान करने से जो उसमें तार बनता है, तारकोल है, उसमें देखा होगा जो पीछे किचड़ जाता है, काला काला द्रव निकलता है पतला, वो तारकोल भी धुएं के साथ चला जाता है और जाके हमारी कोशिकाओं को नष्ट करता है। कैंसर क्या है, कोशिकाओं के अनियंत्रित कोशिका विभाजन को कैंसर कहते हैं। और यह कैंसर जब फेफड़े का कैंसर हो जाता है, अभी आप लोगों ने सुना होगा हमारे जो खिलाड़ी हैं सिक्सर किंग मिस्टर युवराज सिंह, उनको फेफड़े का कैंसर हुआ था। इच्छा शक्ति, सामर्थ्य, इम्यूनिटी थी, प्रतिरोधक क्षमता थी और वो ठीक हुए। ऐसा नहीं है, काफी रोगों से ठीक है। जैसे कोरोना वायरस से डरने की इतनी आवश्यकता नहीं, सावधानी बरतना है। इससे बचने के लिए हम लोगों को मास्क लगाए रहना है, ज्यादा बार बार हाथ धोना है, इसलिए कि आपके जो ड्रॉपलेट्स किसी माध्यम से, ये जानवरों के माध्यम से भी आ रहा है, पक्षियों के, अभी बीच में आया है समाचारों में कि बिल्लियों में भी है, कुछ जो है जंतुओं, पालतू जंतुओं में भी इस वायरस की पुष्टि हुई है। तो जब कोरोना वायरस में इन्फेक्शन क्या होता है, आपको छींक आती है, पूरी जो आपकी ट्रैकिया है, ये जो है श्वास नाल में दिखाई दे रही, इसमें म्यूसलेज बन जाता है, यानी जिसको म्यूकस बना है, इसमें म्यूकस बन जाता है। पूरी म्यूकस से पूरा गला खराशने लगता है, जाम कर देता है, चोक कर देता है, और धीरे धीरे जब नीचे आ जाता है, आगे इन श्वासनिकाओं के माध्यम से इन कूपिकाओं में पहुंच जाता है, और इन कूपिकाओं को क्या कर देता है, वही म्यूसलेज जाके पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। और जब ब्लॉक कर देता है तो हमारी श्वसन क्रिया में लाई गई ऑक्सीजन यहाँ अंदर डिफ्यूज नहीं हो पाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसी स्थिति में जब डिफ्यूज नहीं होगी, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से ये श्वसन क्रिया का यहाँ तक का वर्णन किया है। अभ्यास प्रश्नों को आप देखिए, उनके जो प्रश्न आपके समझ में नहीं आते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे पूछिए, मैं आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और काफी कम बच्चे जुड़ रहे हैं, मैं अन्य जो बच्चे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं उनसे पुनः अनुरोध है कि वे क्वेश्चन करें, और जो अभ्यास पुस्तिका पीछे दी है उसके एक्सरसाइज करें, जो ना आए उसको व्हाट्सएप में मुझसे क्वेश्चन पूछने का प्रयास करें। इसी के साथ आज का ये पीरियड समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।